नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, इसलिए कई भाषाओं में इसके शब्द आज भी जीवित हैं। संस्कृत भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय संस्कृति का, हमारे प्राचीन ग्रंथों का, हमारे समृद्धशाली इतिहास का और हमारे देव देवताओं का। इसलिए आज के समय में संस्कृत का जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि ये तो अपने अंदर एक अद्भुत इतिहास, जीवन जीने की कला और मानव जाति के संपूर्ण विकास की इबारत समेटे हुए है। इसलिए देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ये महान भाषा शोध का विषय है। संस्कृत भाषा का अखंड प्रवाह हजारों वर्षों से निरंतर जारी है। इसे देववाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। इसलिए आज भी हमारे समृद्ध संस्कृति में की विरासत हमारे इतने आधुनिक जीवन में भी समाई हुई है। आज भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके विवाह से लेकर उसकी मृत्यु तक संस्कार के सभी मंत्र संस्कृत भाषा में ही उच्चारित होते हैं। इसके बिना हमारे यज्ञ, हवन या पूजा पाठ संभव नहीं हो सकते। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आस्था है, हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, वो सब संस्कृत से ही जुड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द न सिर्फ ऐतिहासिक हैं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। इसलिए हमारी इस अमूल्य धरोहर को हमें संजो कर रखना है। इसी क्रम में देश में संस्कृत के 3 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक यानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। संस्कृत भाषा समेत भारत की तमाम भाषाओं को समृद्ध बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक के प्रावधानों और विधेयक की। जानेंगे कैसे ये विधेयक संस्कृत भाषा के शिक्षा, शोध और नवाचार में भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जानेंगे संस्कृत के इतिहास और देश में संस्कृत भाषा की वर्तमान स्थिति को भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत की 3 मानद विश्वविद्यालय को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए लाया गया केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 16 मार्च को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही 12 दिसंबर 2019 को पारित हो चुका है। विधेयक 3 मानद विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के रूप में उन्नत करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही इससे संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करने के लिए और अधिकतर अवसर प्रदान होंगे। संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा भंडार और भारत की ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसकी एक अलग पहचान है। भारत ने समूचे विश्व को संस्कृत के माध्यम से ज्ञान दिया है। केंद्र सरकार देश के 3 मानद विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बदलने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक लेकर आई। राज्यसभा ने इस विधेयक को 16 मार्च को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले 12 दिसंबर को ये विधेयक लोकसभा से पारित हुआ। इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति की पहचान अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में होगी। विशेष बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो गया है, जिसमें सब लोगों ने रुचि ली है। कई सांसदों को तो मैंने संस्कृत बोलते हुए भी देखा। कुछ लोग संस्कृत बोल रहे थे, फिर इंग्लिश में भी बोल रहे थे, हिंदी में भी बोल रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि सभी लोग संस्कृत का हित चाहते हैं, संस्कृत का विकास चाहते हैं और इसलिए निर्विरोध ये बिल पास होना ये भी अपने आप में एक इतिहास है। दरअसल भारत में उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सलाह पर भारत सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी जाती है। इस विधेयक के पारित होने पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक को अपना व्यापक समर्थन देने के लिए सांसदों को धन्यवाद किया।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हम सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के पक्षधर हैं। हम प्रत्येक भारतीय भाषा के ज्ञान के भंडार का उपयोग करेंगे। यदि संस्कृत सशक्त होगी तो सभी भारतीय भाषाएं भी सशक्त होंगी। कि सब सदस्यों ने एक मत से संस्कृत का इस विश्वविद्यालयों का समर्थन किया है और जिन्होंने भाषा में कहा है, श्रीमान हमारे लिए सभी भारतीय भाषाएं श्रेष्ठ हैं। जब भारतीय भाषाएं समृद्ध नहीं होंगी तो हमारा कुछ भी समृद्ध नहीं हो सकता। ये सरकार सभी भारतीय भाषाओं के प्रति संकल्पबद्ध है। निशंक ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद इन तीनों विश्वविद्यालयों को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बेहतर ढंग से संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और इसके साथ ही ज्ञान की भी भाषा है। इसलिए पूरी दुनिया ने संस्कृत भाषा पर अपनी निगाहें जमा रखी हैं और यही वजह है कि संस्कृत भाषा न केवल भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बल्कि विश्व भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जा रही है। संस्कृत संपूर्ण मानवता के लिए भारत की एक अनुपम भेंट है और ये भाषा वैश्विक स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाएगी। 120 विद्यालयों के हजारों महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और जो 20 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उसमें 5 करोड़ छात्र इसमें संस्कृत पढ़ रहे हैं। श्रीमान मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका के अनेक प्रांत और नेपाल, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, भूटान, मंगोलिया, ईरान, सऊदी अरब, अबू धाबी सहित दुनिया के अधिकांश स्थानों पर आज संस्कृत पढ़ाई जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनेक विशेषताएं हैं और व्याकरण, अर्थ, उच्चारण, सटीकता और कई क्षेत्रों में ये अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि इस देश की महान सांस्कृतिक विविधता की विशिष्ट पहचान है। निशंक ने कहा कि इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संस्कृत भाषा में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि हमारे ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, वेद, पुराण, उपनिषद ये सब कुछ है तो आज आवश्यकता आ पड़ी श्रीमान कि आज उसको नवाचार के साथ पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने की, और इसीलिए इन 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को श्रीमान हम लेकर के आइए। ये विधेयक संसद में पारित उन ऐतिहासिक विधेयकों में से एक है जिसने देश के अनगिनत संस्कृत प्रेमियों, विद्वानों और संस्कृत भाषी लोगों की आकांक्षाओं के साथ साथ उनकी ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। इन तीनों विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने से इन विश्वविद्यालयों की हैसियत बढ़ेगी और इसके साथ ही संस्कृत और शास्त्र संबंधी शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जरूरत लंबे समय से थी। संस्कृत भाषा में अध्ययन और शोध के लिए और भी जरूरी हो गया था। आइए जानते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित होने के साथ ही संसद में पारित हो गया। लोकसभा में ये 2019 में ही पारित हो गया था। भारत के प्राचीन भाषाओं में संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा के तौर पर प्रचलित है। इसके संरक्षण के लिए 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में बदलने के लिए ये विधेयक लाया गया। ये विश्वविद्यालय संस्कृत के संवर्धन के लिए ज्ञान के प्रसार को आगे बढ़ाएंगे। मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करेंगे और संस्कृत के समग्र विकास और संरक्षण के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करेंगे और विश्वविद्यालय सभी संबंधित विषयों के लिए प्रावधान कर सकेंगे। उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि अब जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में इतनी पावर नहीं थी विश्वविद्यालय को, लेकिन अभी जो प्रावधान आया है उसमें जो मेन बिंदु हमने देखे हैं उसमें यह है
कि संस्कृत के विषयों के साथ साथ जो दूसरे विषय हैं वो मानविकी के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कला संकाय जिसको कहते हैं, उन विषयों के साथ को रिलेशन कैसे हो सकता है। साइंस के जो विषय, विज्ञान के जो विषय हैं, सोशल साइंस के जो विषय हैं, उनका इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडी होगी वो एक बहुत बड़ा काम ये विश्वविद्यालय में होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रमुख शक्तियां दी गई हैं और कार्य भी सौंपे गए हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शक्तियों में अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना, एक कॉलेज या एक संस्थान को स्वायत्तता का दर्जा देना और संस्कृत और संबद्ध विषयों में शिक्षा के लिए निर्देश प्रदान करना शामिल है। विश्वविद्यालय के प्राधिकार भी होंगे। एक न्यायालय के तौर पर इसे विश्वविद्यालय की नीतियों की समीक्षा करने और इसके विकास के लिए उपाय सुझाने का अधिकार होगा। विश्वविद्यालय का एक कार्यकारी परिषद भी होगा जो मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। कार्यकारी परिषद विधियों के माध्यम से अतिरिक्त अधिकारियों की घोषणा कर सकती है। विश्वविद्यालय के तहत शैक्षणिक और गतिविधि परिषद की स्थापना भी होगी जो अकादमिक नीतियों का पर्यवेक्षण करेगी। संस्कृत विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड भी होगा जो शोध के लिए विषयों को अनुमोदित करेगा और शिक्षण के मानकों में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा। विधेयक के प्रावधानों में एक वित्त समिति भी है जो सृजन से संबंधित प्रस्तावों की जांच करेगी और विश्वविद्यालय के खर्च पर सीमाएं तय कर सिफारिशें देंगी। विधेयक में एक योजना और निगरानी बोर्ड का भी प्रावधान है जो विश्वविद्यालय के समग्र नियोजन और विकास के लिए जिम्मेदार होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के प्रावधान के अनुसार कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार होगी। परिषद में 15 सदस्य शामिल होंगे। इनमें कुलपति होंगे जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संस्कृत या संबद्ध विषयों के 2 प्रख्यात शिक्षाविद भी होंगे। कुलपति परिषद के अध्यक्ष होंगे। परिषद के प्रमुख कार्यों में शिक्षण और अकादमिक पद सृजित करना और उनकी नियुक्ति करना, विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंधन, विश्वविद्यालय के वित्त का प्रबंधन और नियमन करना और उद्योग के साथ साझेदारी करना और गैर सरकारी एजेंसियों को ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित करना शामिल है। हाँ, इनमें जो मेन प्रावधान है वो तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसे और अधिकार होते हैं, वित्तीय हैं, फाइनेंस के हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं और वाइस चांसलर, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मैंने देखा उसमें 15 मेंबर्स हैं तो उसमें 2 संस्कृत के जो विद्वान होंगे वो भी उसके मेंबर होंगे और जो वाइस चांसलर कुलपति वो तो हैं ही हैं। और भी जो मेन जो निर्णय होंगे वो ये 15 लोगों की जो कमेटी बनेगी वो उनके देखरेख में विश्वविद्यालय सर्वांगीण विकास करेगा। विधेयक के अन्य प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को भी कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे जो विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर कार्यकारी परिषद कार्रवाई कर सकती है। यदि उचित समय अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो विजिटर यानी राष्ट्रपति परिषद को बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं जो विधेयक के अनुरूप नहीं है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में विवाद की स्थिति में अपील करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। कोई भी छात्र या उम्मीदवार जिसका नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया गया हो और जिसे परीक्षा देने से रोक दिया गया हो, वो निर्णय की समीक्षा के लिए कार्यकारी परिषद में अपील कर सकता है। छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई करे तो राहत के लिए छात्र मध्यस्थता के लिए ट्रिब्यूनल जा सकते हैं।
किसी कर्मचारी और विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध से उत्पन्न विवादों को भी ट्रिब्यूनल में भेजा जा सकेगा। ट्रिब्यूनल में कार्यकारी परिषद एक सदस्य नियुक्त कर सकेंगे। संबंधित कर्मचारी या छात्र भी एक सदस्य नामित कर सकेंगे। इसके साथ एक अंपायर विजिटर यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो हमारे विषय हैं, चाहे वो विज्ञान हो, भौतिकी हो, जितने भी हमारे विषय हैं, उनमें हमारे वेदों में, हमारे संस्कृत में क्या ऐसे सूत्र हैं जिसके बारे में रिसर्च की जा सकती है, उनका आधुनिक और प्राचीन विषयों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने पर बहुत कुछ आगे शोध के क्षेत्र में विकास होगा। इस विधेयक के कानून बनते ही जहां संस्कृत भाषा का उत्थान और प्रसार होगा, वहीं शोध, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? भारत में संस्कृत का इतिहास और महत्व क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे देववाणी या देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा, यानी वो भाषा जो अपने आप में ही संपूर्ण है। संस्कृत भाषा का आधार पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यही वजह है संस्कृत को सबसे शुद्ध और सटीक भाषा माना गया है। प्राचीन व्याकरणों में इसका नाम संस्कृत इसलिए रखा गया क्योंकि सम पूर्वक धातु से निष्पन्न होकर तय प्रत्यय लगने के बाद ये भाषा संस्कृत कहलाई। संस्कृत शुद्ध संस्कार युक्त भाषा है। संस्कृत का इतिहास बहुत प्राचीनतम इतिहास है। महाभारत में एक श्लोक आता है कि संस्कृत कब से पैदा हुई है, ये भाषा कितनी पुरानी है। तो उसके लिए लिखा अनादि निधना नित्या, अर्थात ये अनादि है, इसकी कोई बिगिनिंग ही नहीं है। वेद जब से बने हैं तब से मान लीजिए वैदिक संस्कृत चली, वैदिक संस्कृत से संस्कृत साहित्य हुआ है, और ये आधुनिक काल तक बहुत सारे हमारे ऐसे विद्वान हैं, कवि हैं, जिन्होंने गद्य में भी, पद्य में भी और संस्कृत की अनेक विधाओं में खूब लिखा है। और वेदों से लेकर के अभी वर्तमान तक खूब लिखा जा रहा है संस्कृत में। वेदों के अंदर, चारों वेदों में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिन पर आज रिसर्च करने की ज़रूरत है, चाहे वो नासदी सूक्त हो, चाहे हिरण्यगर्भ सूक्त हो। इन वेद के विषयों को लेकर के हम बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हैं। 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा जो संस्कृत में था, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी सिर्फ एक व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें आदिकाल से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। इस ग्रंथ में उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन का पूरा विवरण मिलता है। भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जीवन की व्यवस्था भी इसी भाषा में मिलती है। यदि भारत को जानना हो तो संस्कृत को जानना अवश्यमेव है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की आत्मा, भारत की प्रतिष्ठा दो ही चीज़ों से जानी जा सकती है, एक संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत के बिना संस्कृति अधूरी है, संस्कृति के बिना संस्कृत अधूरी है। आप कहते हैं हमारी जो संस्कृति है वो प्राचीनतम है, इसके लिए उसको कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववार। हमारी संस्कृति सबको विकास करने की हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात इसके अंदर कही गई। संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें ग्रीक, लैटिन, जर्मन सहित कई विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। भारत के सभी प्रांतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिलते हैं। यही कारण है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण ने विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा और संस्कृत भाषा के ही व्याकरण से दूसरी भाषाओं के व्याकरण का विकास हुआ। संस्कृत में वर्णमाला को स्वरों की आवाज के आधार पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग,
तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और ऊष्म वर्गों में बांटा गया है। व्याकरण ग्रंथों की रचना के बाद शिक्षित समाज जिस भाषा का प्रयोग करता था वो संस्कृत थी और अशिक्षित जन सामान्य की बोलचाल की भाषा प्राकृतिक कही जाने लगी। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी समाज ने संस्कृत को अपनाया और महावीर गौतम जैसे समाज सुधारकों ने प्राकृतिक की परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे चलकर जैन, बौद्ध सभी धर्मों के अनुयायियों ने सैद्धांतिक मत की स्थापना के लिए संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना प्रारंभ की। संस्कृत की पूरे देश में बहुत अच्छी स्थिति है। सब लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, स्कूलों में भी पढ़ना चाहते हैं। अभी मेंबर पार्लियामेंट ने एक ने कहा, मेरे ख्याल छत्तीसगढ़ की थी, उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत केवल 8वीं तक ही नहीं, पूरी 10वीं और 12वीं तक जरूरी शिक्षा का एक अंग होना चाहिए, ताकि क्योंकि संस्कृत के पढ़ने से मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका शारीरिक, उसका आत्मिक और सबसे बड़ी बात आज आध्यात्मिकता की है कि हम कौन हैं, किस लिए हैं, हमें क्या करना है, ये सब बातें संस्कृत में आपको मिलेगी। संस्कृत भाषा के दो रूप हमारे सामने हैं, पहला वैदिक और दूसरा लौकिक। इन दोनों में विषय, भाषा, छंद, अलंकार और स्वर की वजह से अंतर है। वैदिक भाषा में संहिता की रचना हुई है, जबकि लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि की रचना हुई। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। संस्कृत भाषा का क्रमिक विकास हुआ है। ऐतिहासिक अध्ययन से ये पता चलता है कि भारत में आर्य भाषा ने दो रूपों में अपना विकास किया। उसका पहला रूप हमें तत्कालीन जन सामान्य की भाषा के रूप में और दूसरा साहित्य की भाषा के रूप में मिलता है। पाणिनि व्याकरण भी संस्कृत को बांध न सकी, उसका निरंतर विकास होता गया। वर्तमान शिक्षा में संस्कृत की उपयोगिता सबसे अधिक है। शोध में ये पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। आज संस्कृत को अपनाने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। संस्कृत के पाठ्यक्रम को सरल और ज्ञानोपयोगी बनाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। संस्कृत शिक्षण के नए नए प्रयोग से संस्कृत भाषा के छात्रों में अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाकर संस्कृत को उचित सम्मान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।